जय हिंद स्टूडेंट्स, सभी को वॉइस और वीडियो आ रहा है क्लियर? फटाफट बताइए, सभी को वॉइस और वीडियो आ रहा है क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी में जो बटनिंग रोग होता है। आप सभी को पता है कि फूल गोभी छोटे साइज की रह जाती है जिसको कि बटनिंग कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि फूल गोभी के अंदर जो बटनिंग होता है, बटनिंग एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि पोषक तत्व की कमी से होता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन की कमी से। फूल गोभी के अंदर ब्राउनिंग बोरोन की कमी से होता है और बटनिंग रोग जो है वो नाइट्रोजन की कमी से होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। हाँ, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये पौधे में अधिक गतिशील तत्व होते हैं। तो मैंने आपको बताया है कॉमन फंडा कि जो अत्यधिक गतिशील तत्व होते हैं पौधे के अंदर, उनके लक्षण आपको कहां पर दिखेंगे? फटाफट आपका आंसर दीजिए। ऊपर की नई पत्तियों पर, नीचे की पुरानी पत्तियों पर, नई और पुरानी दोनों पत्तियों पर, या अग्र, ये अम्र नहीं है, अग्र, क्लियर, टर्मिनल बड पर, अग्र कलिका पर। फटाफट आंसर आने दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर, नीचे की पुरानी पत्तियों पर। नीचे की पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस होगा नाइट्रोजन की कमी से, मतलब पूरी की पूरी पत्ती जो है वो पीले कलर की हो जाएगी। इंटरवेनल क्लोरोसिस अलग होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताया हूं। वो मैग्नीशियम की कमी से होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस। कहां पर? पुरानी पत्तियों पर। जबकि नाइट्रोजन की कमी से अगर हम देखेंगे तो नीचे की जो पुरानी पत्तियां हैं वो पुरानी पूरी की पूरी ओल्ड लीव्स जो होती है वो येलो कलर की हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी वाला है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पौधे में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य है। बताइए पौधे में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है भैया? जड़ों की वृद्धि में सहायक, पुष्पन को बढ़ाना, पकने की अवधि को कम करना, या वनस्पतिक वृद्धि को बढ़ाना। बताइए कौन सा कार्य होना चाहिए पौधे में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य? मेन फंक्शन ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मेन फंक्शन क्या है? हाँ, डी, बिल्कुल। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य होता है वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाना, हरे भाग को बढ़ाना, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ को इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन का मेन फंक्शन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैं आपको क्लास में भी बताया था कि नाइट्रोजन का मेन फंक्शन क्या होता है और मेन उसकी कमी के लक्षण कहां दिखाई देते हैं। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो अधिकतर आपको पूछे जाते हैं। तो डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं। आपने देखा होगा अगर जरूरत से ज्यादा अगर हम नाइट्रोजन दे देते हैं या नाइट्रोजन की जब अधिकता होती है तो पौधे में हरापन बढ़ जाता है, पौधे की वनस्पतिक वृद्धि ज्यादा होती है, जिसके कारण जो पकने की अवधि होती है फसल की, वो फसल की पकने की अवधि भी क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट, निम्न तत्व की अधिकता से क्रॉप लॉजिंग की समस्या बढ़ जाती है। यहां पर ये शब्द ध्यान रखना भैया, ये शब्द गड़बड़ करता है। अधिकतर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रॉप लॉजिंग और क्रॉप लॉगिंग। क्रॉप लॉगिंग अलग है, ठीक है, ध्यान रखना, क्रॉप लॉगिंग अलग होता है। क्रॉप लॉगिंग का संबंध वो पोषक तत्वों से होता है, ठीक है, मतलब किसी भी फसल के लिए जो फसल उत्पादन के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनका एनालिसिस करना क्रॉप लॉगिंग कहलाता है। यहां पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? क्रॉप लॉजिंग। क्रॉप लॉजिंग का मतलब होता है फसल का गिरना। तो फसल कब गिरेगी? अगर पुराने क्वेश्चन से हम रिलेशन लेना चाहें तो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पुराने क्वेश्चन में मैंने आपको पूछा था कि नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य होता है उसका वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाना। पौधे ज्यादा वानस्पतिक वृद्धि करेंगे जिससे ड्राई मैटर ज्यादा बनेगा, वजन ज्यादा बढ़ जाएगा पौधे पर। साथ ही साथ नाइट्रोजन की अधिकता से पौधा रसीला हो जाता है जिसके कारण उसका स्टेम है कमजोर हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो कौन से तत्व के कारण? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अधिकता से फसल में क्रॉप लॉजिंग की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें नाइट्रोजन की अधिकता से
एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अधिकता से होता है, नहीं तो आप उसको कमी मत समझ लेना। साथ ही नाइट्रोजन की अगर अधिकता होगी तो ऐसी कंडीशन में फसल पर रोग और कीटों का आक्रमण भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। इसके अलावा नाइट्रोजन की अधिकता से फसल का जो ड्यूरेशन होता है, पकने की अवधि होती है, वो भी बढ़ जाती है, फसल लेट पकती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, फूल गोभी में खोखला तना रोग, जिसको हॉलो स्टेम कहा जाता है। आलू में भी होता है, फूल गोभी में भी होता है। बताना है आपको कि खोखला तना रोग या हॉलो स्टेम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो फूल गोभी में देखा जाता है वो किस कारण से होता है। सल्फर की अधिकता, सिंचाई की अधिकता, नाइट्रोजन की अधिकता या बोरॉन की कमी। बताइए फटाफट कौन सा आंसर होना चाहिए। फूल गोभी में खोखला तना रोग, हॉलो स्टेम, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन कॉलीफ्लावर ड्यू टू, फटाफट बताइए क्या होना चाहिए। हाँ, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अधिकता से। बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन की अधिकता से होता है भैया खोखला तना रोग। किसमें? फूल गोभी और आलू दोनों में होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट अगला देखिए, निम्न में से पौधे में फास्फोरस का एक कार्य नहीं है। यहां जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। जब नहीं पूछे तो थोड़ा शांति से सोचो, ठीक है। आपको यहां पर आंसर कैसे निकालना है, पहले आप देखो फास्फोरस के कौन कौन से कार्य हैं और जो कार्य नहीं है वो आपको बताना है। बताइए कौन सा है? जड़ों की वृद्धि में सहायक, फसलों को गिरने से बचाना, फसल परिपक्वता शीघ्र लाना और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना। बताइए कौन सा कार्य नहीं है फास्फोरस का। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए नहीं है तो थोड़ा सा आप जो है जल्दीबाजी ना करें, शांति से सोचें समझें और फिर आंसर दें। हाँ, सी बता रहे हो, गड़बड़ कर दिए ना। फास्फोरस का कार्य नहीं है ये बताना है। हो गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसको ध्यान में रखना है। बताइए फास्फोरस का एक कार्य नहीं है, तो यहां पहला कार्य जो होता है वो तो फास्फोरस का है भैया, जड़ों की वृद्धि करना, ये तो फास्फोरस का मेन फंक्शन है। इसके अलावा फसल को गिरने से बचाना, ठीक है। फास्फोरस को एंटीलोजिंग तत्व भी कहा जाता है, ये फसल को गिरने से बचाने का काम भी करता है, तो दूसरा कार्य भी है। तीसरा, फसल परिपक्वता शीघ्र लाना, ये फसल को जल्दी पका देता है, बिल्कुल करेक्ट है। फास्फोरस अगर ज्यादा दोगे तो फसल समय से पहले पक जाएगी। नेक्स्ट, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना तो नाइट्रोजन का काम है भैया। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, पौधे में हरेपन को बढ़ाना, रसीलापन बढ़ाना, ठीक है। ये सब किसके कार्य थे? वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाना, ये सब नाइट्रोजन के कार्य थे, तो ये फास्फोरस का कार्य नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका जो आएगा वो आएगा डी, ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाने की चमक और गुणवत्ता बढ़ाना निम्न का कार्य है। दाने की जो चमक या शाइनिंग जो बढ़ाने का काम होता है, वो क्वालिटी बढ़ाता है, वो कौन सा तत्व मुख्य रूप से बढ़ाता है, ठीक है। चूंकि यहां पर अलग अलग आंसर दिए हैं तो इसमें दो आंसर, अगर यहां पर वो दो आंसर के हिसाब से देता तो फिर ऑप्शन अलग रहते हैं, बट यहां पर प्राथमिकता आपको देना है कि कौन सा तत्व मुख्य रूप से दाने की चमक को बढ़ाएगा, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएगा। तो सीधी सी बात है भैया, की ऑफ एनर्जी किसको कहा जाता है? ऊर्जा की कुंजी कहा जाता है फास्फोरस को। तो अगर फास्फोरस क्या करेगा? फास्फोरस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी। तो एनर्जी अगर पौधे के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो ऐसी कंडीशन में, अरे भैया आप अगर ज्यादा एनर्जेटिक फूड खाओगे तो ऐसी कंडीशन में आपके शरीर की चमक भी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो कौन सा होगा करेक्ट? यहां पर होगा फास्फोरस, बट इसमें पोटाश भी मदद करता है, बट यहां पर ऐसा आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपका फास्फोरस करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा आईक्यू लगाना है हमको,
पोटास क्या करता है, ये मुख्य रूप से इसका मेन फंक्शन होता है रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, यह भी पोटाश का कार्य होता है। शर्करा के स्थानांतरण में भी पोटाश मदद करता है। लेकिन चूंकि यहाँ आंसर अलग अलग हैं, तो ऐसी कंडीशन में अब हम फंस चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप कौन से आंसर को प्राथमिकता दोगे? ऐसी स्थिति में हमारा करेक्ट आंसर फास्फोरस माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा की कुंजी निम्न तत्व को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? ऊर्जा की कुंजी निम्न तत्व को कहा जाता है। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप सभी को एक सूचना देना है कि वेदाकर इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है एमपीपीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रतियोगिता बैच 3 स्टार्ट हो चुकी है 15 मार्च से। कंप्लीट कोर्स है, जिनको भी कोर्स लेना है वो कंप्लीट वीडियो उनको मिलेगा। साथ में इसमें उनको टेस्ट सीरीज, लाइव मॉक टेस्ट सीरीज और एफएलटी टॉपिक टेस्ट सीरीज, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी मात्र 4,999 रुपये में। और ये कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। साथ ही इसमें आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है वो लाइव मिलेगी। तो ये जो क्लासेस है ये हमारी प्रतियोगिता बैच 3 के नाम से आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस कोर्स का आनंद लीजिए। मात्र 4,999 रुपये में ये कोर्स मिलने वाला है। साथ ही एक अपडेट और देना है आपको, लक्ष्य बैच के नाम से हमारी एमपीपीटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको टॉपिक टेस्ट सीरीज, साथ में लाइव मॉक टेस्ट सीरीज, एफएलटी और 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। साथ ही इन सब प्रश्नों को मिलाकर देखें तो आपको 3000 से लगभग 4000 प्रश्न की तैयारी अच्छी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। जो आप एग्जाम में गलतियां करते हैं, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप वो जो गलतियां हैं वो यहीं पर ही कर लेंगे, तो एग्जाम में आपकी गलतियां ना होने की संभावना बन जाएगी। ये टेस्ट सीरीज मात्र 351 रुपये की है और ये लक्ष्य बैच के नाम से हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो अधिक से अधिक बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इस टेस्ट सीरीज को परचेस करिए, जिसके द्वारा आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। हाँ, ऊर्जा की कुंजी किसको कहा जाता है? की ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, यहाँ पर करेक्ट आंसर पी, फास्फोरस। फास्फोरस करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। इसको ही एनर्जी की कुंजी कहा जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पढ़ा है ना, ध्यान रखना। तो एनर्जी बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोगी तत्व फास्फोरस होता है। फास्फोरस को एंटी लॉगिंग न्यूट्रिशंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से पौधों में पोटास का एक कार्य नहीं है। बताइए कौन सा कार्य नहीं है? पोटास का कौन सा कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा कार्य नहीं है? रोग एवं कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, शर्करा के स्थानांतरण में सहायता करना, जड़ों में ग्रंथियों के निर्माण में सहायता करना। बताइए कौन सा होना चाहिए? नहीं बोला है, पोटाश का कार्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा कार्य नहीं है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सी कैसे कर दिए भैया? ये शर्करा के स्थानांतरण में भी सहायता करता है और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है, रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। बट जड़ों में ग्रंथियों के निर्माण से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। जड़ों में ग्रंथियों के निर्माण से संबंधित जो तत्व है वो है मोलिब्डेनम, साथ ही साथ आयरन। आया समझ में? नाइट्रोजिनेज एंजाइम, याद आया कुछ कि नहीं आया? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करने वाला बोले या जड़ों में ग्रंथियों के निर्माण में सहायता करने को बोले तो आपका मोलिब्डेनम और आयरन आएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, वो क्या होता है? मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्न तत्व पत्तियों पर ऊतक क्षय या नेक्रोसिस के लक्षण दर्शाते हैं। कौन से तत्व की कमी? क्वेश्चन को पूरा कर देता हूं। निम्न तत्व की कमी, निम्न तत्व की कमी। ठीक है, मतलब ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी कमी होने पर पत्तियों पर ऊतक क्षय या नेक्रोसिस के सिम्पटम्स आपको देखने को मिलते हैं? ऐसे कौन से तत्व हैं? पोटाश है, मोलिब्डेनम है, जिंक है। बताइए
कौन से ऐसे तत्व हैं जिसकी कमी होने पर पौधे में आपको डेड स्पॉट दिखेंगे, पत्तियों पर मृत धब्बे दिखेंगे? बताइए कौन सा? पोटाश, मोलिब्डेनम, जिंक या ऑल ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखना, पोटाश की कमी से भी पत्ती पर मृत धब्बे बनते हैं, मोलिब्डेनम की कमी से भी पत्ती पर मृत धब्बे बनते हैं, और जिंक की कमी से भी पत्ती पर मृत धब्बे बनते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका जो रहेगा ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखना, पर सबसे ज्यादा जो डेड स्पॉट बनाता है वो मोलिब्डेनम की कमी से बनता है, ठीक है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं बोला है। नेक्स्ट, मृदा में के स्थिरीकरण करने वाला एक खनिज है। मृदा में कौन सा खनिज पोटेशियम का स्थिरीकरण करता है अधिक मात्रा में? बताइए। थोड़ा सा सॉइल साइंस से इसका रिलेशन है, आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने ब्लैक सॉइल पढ़ाई थी, फिर लाल मृदा भी पढ़ाई थी। तो लाल मृदा में तो मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस का स्थिरीकरण करने के लिए लाल मृदा में केओलिनाइट खनिज होता है। कौन सा खनिज होता है? केओलिनाइट खनिज होता है फास्फोरस के स्थिरीकरण करने के लिए। किसके लिए? फास्फोरस के लिए। बट काली मृदाओं के अंदर पोटास का स्थिरीकरण अधिक होता है, और इसका मेन कारण होता है वर्मीकुलाइट खनिज। वर्मीकुलाइट के अलावा इलाइट नामक जो खनिज होता है वो भी फास्फोरस के स्थिरीकरण को करता है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि जो काली मृदाएं होती है ब्लैक सॉइल, वो क्षारीय मृदाएं होती है, और काली मृदाओं के अंदर पोटाश की अधिकता होती है, जिसका कारण क्या है? वर्मीकुलाइट। वर्मीकुलाइट लिमिटेड एक्सपेंडेड मिनरल होता है, 2:1 टाइप का, 2:1 टाइप का ये मिनरल होता है, लेकिन ये कैसा होता है? लिमिटेड एक्सपेंडेड, मतलब सीमित फैलने सिकुड़ने वाला, ठीक है। जबकि हम मांट मोरिनोलाइट खनिज की बात करें तो मांट मोरिनोलाइट खनिज जो होता है वो भी 2:1 टाइप का ही होता है, बट ये अनलिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप का मिनरल होता है। कौन? मांट मोरिनोलाइट। ये दोनों खनिज आपको कहां पर मिलेंगे? काली मृदा के अंदर मिलते हैं, और काली मृदा के अंदर बी होरिजन्स एब्सेंट होता है, बी स्तर अनुपस्थित होता है, ठीक है। काली मृदाएं कैसी मृदाएं होती है? अम्लीय या क्षारीय? फटाफट बताइए चैट सेक्शन में, बताइए। ब्लैक सॉइल का नेचर कैसा होता है? अम्लीय होती है, उदासीन होती है, क्षारीय होती है? एक क्वेश्चन के अंदर ही छिपा हुआ है उसका आंसर। ब्लैक सॉइल किस नेचर की होती है? ब्लैक सॉइल का नेचर होता है क्षारीय। ब्लैक सॉइल कभी भी आपको अम्लीय मृदा के रूप में नहीं मिलती, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगला, टमाटर में ब्लोची रिपेनिंग नामक जो दैहिक विकार होता है वो कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? एल्केलाइन सॉइल, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, टमाटर में ब्लोची रिपेनिंग, आपने देखा होगा टमाटर पर धब्बे धब्बे बन जाते हैं, ब्लोची रिपेनिंग टाइप का जब टमाटर पकता है। तो ब्लोची रिपेनिंग जो टमाटर के अंदर, एक और डिसीज मैंने आपको बताया था, पफिनेस भी होती है। पफिनेस का कारण भी मैंने आपको बताया था, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। केट फेस नामक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है टमाटर के अंदर। टमाटर बिल्कुल बिल्ली के मुंह जैसा हो जाता है, आपने देखा होगा कभी कभी, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है? अगर अनफेवरेबल कंडीशन में आप अगर टमाटर को लगाओगे तो केट फेस होता है। ऐसे ही ब्लोची रिपेनिंग जो है टमाटर के अंदर होता है वो किसकी कमी से होता है, ये आपको बताना है। हाँ, लपेटे में आ गए। ब्लोची रिपेनिंग होता है पोटाश की कमी से, कैल्शियम की कमी से टमाटर में होता है बेर। क्या होता है? बेर, ब्लोसम एंड रॉट, ठीक है, ध्यान रखना। पोटाश की कमी से होता है ब्लोची रिपेनिंग इन टोमेटो, ठीक है। ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, करेक्ट आंसर पोटाश। नेक्स्ट, कोशिका में मध्य पटलिका निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। मध्य पटलिका मतलब मिडिल लेमिला, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाला कौन होता है? मिडिल लेमिला। जो सेल वॉल होती है दो सेल्स की, उनके बीच में सीमेंट जैसा कार्य कौन करता है? मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका।
इसके लिए मध्य पटलिका के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? सल्फर, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस। बताइए। कभी कभी इसको सीधा पूछ लेता है कि कोशिका भित्ति निर्माण के लिए आवश्यक तत्व, क्योंकि कोशिका भित्ति का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो कैल्शियम आपको पता होना चाहिए कि मिडिल लेमिला बनी होती है मुख्य रूप से कैल्शियम पैक्टेट की, ठीक है। और जब फल कच्चा होता है उस समय ये कैल्शियम पैक्टेट बिल्कुल हार्ड होता है, लेकिन जब फल पकने वाला होता है तब इस कैल्शियम पैक्टेट के अंदर जो पैक्टिन होती है, इसको डीग्रेनेट करने वाला एक एंजाइम होता है, पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम। ये क्या करता है? ये कच्चे फल के अंदर जो पैक्टिन होती है उसको डीग्रेनेट करता है, घुलनशील फॉर्म में बदल देता है, जिसके कारण ये पैक्टिन घुल जाती है और फल पकने पर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम ये पके हुए फल के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखते हैं। टमाटर में ब्लॉसम एंड रोट रोग निम्न की कमी के कारण होता है। अभी बताया था मैंने टमाटर के अंदर जब हमने ब्लोची रिपेनिंग पढ़ा था पोटाश की कमी से, वही मैंने बताया था कि टमाटर के अंदर एक और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो बहुत फेमस है, ठीक है। एक केट फेस होता है, वो भी मैंने आपको बताया, पफिनेस भी बताया। यहां पर आपको बताना है ब्लॉसम एंड रोट, जिसको बेर के नाम से जानते हैं, ये कैल्शियम की कमी से होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ब्लॉसम एंड रोट, सी डी वाला आंसर, सॉरी कौन सा? डी करेक्ट आंसर, सभी का करेक्ट है भैया। नेक्स्ट अगला बताइए। मूंगफली में पॉपिंग नामक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसकी कमी से होता है? मूंगफली में पॉपिंग, पॉपिंग मतलब मूंगफली पोली रह जाती है, खाली रह जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या कैल्शियम, किसकी कमी से होता है? बिल्कुल डी वाला आंसर सभी का करेक्ट है भैया। कौन सा? डी, कैल्शियम की कमी। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जाता है कैल्शियम की कमी से। बिल्कुल शर्मा जी, क्या बात है। नेक्स्ट अगला बताइए। क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, कौन सा घटक है भैया? क्लोरोफिल का मुख्य। मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम क्लोरोफिल को जलाएंगे तो अंत में कौन सी धातु बचती है? वो इस टाइप से भी क्वेश्चन को पूछा आ सकता है। इसके अलावा ऐसा भी पूछा आ सकता है कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा है, या क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं, क्लोरोफिल का संश्लेषण कौन से तत्वों की उपस्थिति में होता है। कई टाइप से इसको घुमा फिरा के आपको पूछा जा सकता है। बताइए क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा है? कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम या मैग्नीज? सभी का सी वाला आंसर करेक्ट है भैया, मैग्नीशियम। बिल्कुल, हम लोगों ने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जब समझा था तो वहां पर देखा था कि क्लोरोफिल का जो अणु होता है उसमें हेड होता है, टेल होता है, सिर होता है, पूंछ होता है, ठीक है। सिर को हमने क्या कहा था? तो सिर को हमने कहा था पाइरोल रिंग, और पाइरोल रिंग के सेंटर में हमने देखा था मैग्नीशियम को। एक मैग्नीशियम का परमाणु 4 नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। ऐसे ही क्लोरोफिल अणु की टेल थी जिसको फाइटोल टेल कहा जाता है, तो ये हम लोगों ने वहां पर समझा था, ठीक है। क्लोरोफिल ए के अंदर कौन सा ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी के अंदर कौन सा ग्रुप होता है? बताइए। क्लोरोफिल ए में कौन सा समूह पाया जाता है, क्लोरोफिल बी में कौन सा समूह पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर सेम होता है, बट इसमें एक ही चीज का अंतर होता है, और वो होता है क्लोरोफिल ए के अंदर होता है मिथाइल ग्रुप, क्लोरोफिल बी के अंदर होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ये क्लोरोफिल ए के अंदर, ये क्लोरोफिल बी के अंदर, ठीक है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर समान है। अगर हम क्लोरोफिल के अणु को अगर जलाएं तो अंत में हमको जो धातु मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? मैग्नीशियम मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला। कपास में लीफ रेडनिंग का कारण क्या है भैया? कपास के अंदर एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है लीफ रेडनिंग। 2 चीजें यहां से पूछा आता है कपास की पत्ती से। एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन और पूछा आता है कि कपास में अगर हम 2,4-D का छिड़काव कर देंगे तो क्या नुकसान होगा, कैसे लक्षण दिखेंगे? तो
अगर हम 2,4-D का छिड़काव कर देंगे कपास में तो उसकी जो पत्तियां हैं वो हाथ के पंजे जैसी हो जाएगी, इसलिए कपास में 2,4-D का छिड़काव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2,4-D चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारता है और कपास भी चौड़ी पत्ती वाली फसल है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर लीफ रेडनिंग का कारण है मैग्नीशियम की कमी। बिल्कुल आया ना समझ में? तो डी वाला आंसर सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट